कि कुल मिला के जो एमएसपी का विषय है, तो आप सब इस बात को जानते हैं कि एमएसपी का विषय भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। देश में 81 करोड़ लोगों को पीडीएस देना है। 130 में से 81 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो पर गेहूं और 3 रुपए किलो पर चावल मिलता है। ये जब तक जारी रहेगा तब तक एमएसपी रहेगी, कोई चाहे तो ना चाहे तो। इसलिए प्रोक्योरमेंट सरकार को करना ही पड़ेगी। ये जितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, दरअसल क्या है कि एक्ट पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, तो एमएसपी की बात करें। जब एमएसपी की बात में 4 लोग कहने लगते हैं कि भाई एमएसपी कहाँ खत्म हो रही है, एक्ट में तो कोई उल्लेख है नहीं एमएसपी का, तो फिर कोई तीसरा विषय कि भाई वो तो रिपील करो। अब आप भी सब जानते हैं इस बात को, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से किसान का कोई लेना देना है क्या? बताओ, कोई मतलब नहीं है। फिर किसान क्यों कहे कि रिपील करो, है कि नहीं? मतलब इसके पीछे मकसद दूसरा है। किसानों का कंधा है, बंदूक किसी दूसरे की है, ठीक है ना। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला विषय है, उसमें भी आपने पढ़ाई होगा एक्ट प्रो किसान। उस एक्ट में मतलब पूरी सुरक्षा सरकार ने किसान को ही देने का प्रयत्न किया है। मतलब यहाँ तक सुरक्षा दी है कि प्रोसेसर चाहे तो एग्रीमेंट से बाहर नहीं जा सकता, किसान चाहे तो एग्रीमेंट से कभी भी बाहर जा सकता। अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में होती है, लेकिन कोई भी कानूनी मंच किसानों के लिए, प्रोसेसर के लिए नहीं था। कई बार ध्यान में आता है कि जैसे पेप्सी ने कहा कि आलू लगाओ और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद फसल आई तो पेप्सी वाला ग्रेडिंग करने लगा कि भाई ये तो आलू आपका छोटा रह गया है, और छोटा तो नहीं लूँगा, मैं बड़ा आलू लूँगा। कई जगह और किसी क्रॉप की होती है तो उसमें वो ग्रेडिंग करने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसान का थोड़ा सा तो माल अच्छे भाव पे ले लिया और बाकी पे बोला कि तुम्हें देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो, तो उसके कारण किसान बेचारा बर्बाद हो जाता है। तो कोई कानूनी रूप से बंदिश ऐसी नहीं है। इस एक्ट को बना के ये सुनिश्चित किया है कि भाई आप औसत मूल्य निकालो 3-4 वर्ष की फसल के आधार पर, और फिर फसल के भाव का कॉन्ट्रैक्ट करो कि भाई फसल आएगी तो मैं इतना रुपया कुंटल तुमको दूंगा ही दूंगा। और इसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर फसल आने पर जिस रेट पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो उस रेट का फसल आई तो दोगुना रेट हो गया, तो किसान को उस समय लग सकता है कि अरे यार तुम तो इस भाव पे कर लिए, अब पैसे तो बढ़ गए, क्योंकि बाजार तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो जो बढ़ा हुआ भाव है उसका भी कुछ प्रतिशत जो करार में तय हो जाए दोनों लोगों के बीच में, तो बढ़ी हुई कीमत का भी हिस्सा किसान को मिलेगा। तीसरा, इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो औसत मूल्य आप तय कर रहे हो, वो औसत मूल्य आपको इसके बावजूद भी किसान को देना पड़ेगा कि उसका बीज अच्छे से फले नहीं, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, छोटा हो बड़ा हो, सवाल इसका नहीं। सवाल इसका है कि जो करार आपने कर लिया उतना तो किसान को भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। विवाद अगर दोनों के बीच में होता है तो ये भी सुनिश्चित इस बिल में किया गया है कि किसान के खिलाफ अगर किसान की गलती हो और उसमें निर्णय एसडीएम को देना है, तो किसान के खिलाफ वो इतना ही निर्णय दे सकता है जितना उसने प्रोसेसर से एडवांस लिया, बीज लिया, पेस्टिसाइड लिया या नगद लिया, जो भी। तो उसमें उल्लेख होगा कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
को 500 रुपया दीजिए तो उससे मैं ये सब चीज़ें करूँगा। तो 500 रुपया बिना वापसी के यही निर्णय किसान के विरुद्ध जा सकता है, ब्याज भी उस पर नहीं लगेगा। और एसडीएम को कानून में इस बात के लिए भी बांधा गया है कि फैसला 30 दिन में देना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि किसान से जो वसूली होगी वो उसकी कृषि भूमि को कुर्क करके नहीं की जा सकती। अब आप समझो प्रो किसान हुआ कि नहीं एक्ट बताओ। इसमें कौन सा बड़ा आदमी आ जाएगा जमीन पर कब्जा कर लेगा। एक प्रावधान पूरा सीधा डला हुआ है कि इस एक्ट में सिर्फ फसल का ही करार होगा, भूमि से संबंधित कोई लीज डीड पट्टे की लिखापढ़ी नहीं हो सकती। दूसरा जो ट्रेड एक्ट है उसमें सामान्य तौर पर हम सब लोगों ने इस दृष्टि से बनाया था कि अगर एपीएमसी के बाहर ट्रेड फ्री होगा तो एक तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, इंस्पेक्टर नहीं होगा, लूट घसोट नहीं होगी। क्योंकि किसान पर जो टैक्स लगता है, अभी लगता है कि वो टैक्स व्यापारी दे देता है, लेकिन अगर 8% टैक्स है और मैं व्यापारी हूँ, आप किसान हो, जब मैं आपकी फसल खरीदूंगा तो मैं वो 8% अपने घर से तो दूंगा ना, मैं 8% कम भाव में आपसे खरीदूंगा, सीधा सा गणित है। तो अगर विदाउट टैक्स खरीद होगी तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा किसान के हक में भी जाएगा। हो सकता है व्यापारी को लगे कि भाई थोड़ा अपने को भी मिलना चाहिए, कि जैसे पंजाब में 8% टैक्स लगता है तो भाई 4% भी अगर किसान को मिला तो अतिरिक्त मिलेगा ना एक्ट के कारण। 4% व्यापारी भी कमा लेगा अधिक, लेकिन 4% का फायदा तो किसान को होएगा ही। दूसरा, किसान ये तय कर सकता है कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर को बेचूं या नहीं बेचूं। अभी किसान की मजबूरी यह है कि वो मंडी में जाके जो भाव लगता है उसी पर बेचना पड़ता है। तो इसमें किसान का कहीं नुकसान नहीं था, नुकसान दो लोगों का था। एक तो राज्य सरकार को लग सकता है हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, दूसरा आड़तिया को लग सकता है कि भाई हमको जो कमीशन मिल जाता था वो शायद कमीशन आगे ना मिले। वैसे आड़तियों के लिए भी दिक्कत नहीं थी। आज मैं इस घर में दुकान खोलकर आड़त कर रहा हूँ, लेकिन जो नया एक्ट है वो उसको पूरे देश में आड़त करने की इजाज़त देता है। तो व्यापारी को तो व्यापार यहाँ करना है या कनाड प्लेस पे करना है या नोएडा पे करना है, व्यापारी को करना है। तो व्यापारी को भी कायदे में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी पंजाब में एक बना हुआ सिस्टम है, 3.5% उसको मिलना ही है कमीशन। पंजाब में 3600 रुपये मंडी की आय है, 3600 में 3400 करोड़ रुपया एफसीआई का पेमेंट है एमएसपी का। सिर्फ पंजाब की मंडी का टोटल साल भर का ट्रेड मात्र 200 करोड़ है। 200 करोड़ अगर कम भी हो जाए और पूरा देश का एक बाजार हो जाए तो इस मामले में किसी को दिक्कत नहीं। एमएसपी पर खरीद होगी तो एमएसपी पर खरीद होगी तो जो पैसा मिलता है वो तो एमएसपी को पैसा मिलता ही रहेगा। लेकिन अब सामान्य तौर पर कई प्रकार के भ्रम ऐसे समय पर फैलाए जाते हैं और उसका नुकसान निश्चित रूप से कंट्री को होता है। अब देश का कोई भी एक्ट इस बात की इजाज़त नहीं देता कि 3 दिन के अंदर ही किसान को पेमेंट मिलना चाहिए। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि 3 दिन के अंदर ही किसान को पेमेंट मिलना चाहिए। भारत सरकार चाहती है कि किसान को उसके अकाउंट में पेमेंट मिले एमएसपी, लेकिन अब जहाँ थ्रू आड़तिया मिलता है वहाँ प्रॉब्लम है। दूसरा एक विषय ये भी आता है कई बार कि भाई आड़तिया से हम कभी भी पैसे ले लेते हैं और बाद में इसलिए उसी को फसल बेचने जाना पड़ता है। अब ये भी आप सब लोग जानते होंगे, आड़तिया पैसे देता है तो उस पर
कोई ऐसे फ्री में तो दे नहीं रहा। आड़तिये का ब्याज सबसे ज्यादा है, लेकिन किसान को महसूस इसलिए नहीं होता कि फसल आई, आपको तो पैसा मिलना नहीं है। पैसा आड़तिये के पास आएगा, आड़तिया आपने जितना पैसा लिया उसे देखेगा, उसके बाद जितना ब्याज बनेगा 5% के यहाँ से ब्याज ठोक देगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो आपको दे देगा। और हो सकता है कि वो 2-4 किस्तों में दे। अरे तुम्हें क्या करना यार, अभी 1 ही लाख ले जाओ, चाहे जब ले लेना, मैं मना थोड़ी करता हूँ। आधी रात को घर खुला हुआ है, आपको भी लगेगा कि कहाँ झंझट में पड़ो, आप पूरे पैसे ले जाएंगे, रखो, रिस्क लो। तो आप बैंक में भी पैसा जमा नहीं करते, बैंक में पैसा जमा कर दो तो कम से कम ₹1-2 तो ब्याज मिले। आड़तिया आपके पैसे का तो ब्याज आपको नहीं देता ना, लेकिन आपको जो वो पैसा देता है उसका ब्याज तो आपसे वसूल करता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, आज अगर हमारे कांटों पे धान तुलना है, कितने किसान बैठे, किसी का एक दाना नहीं, और रोज तुलाई हो रही है सरकारी कांटों पे, कहाँ से धान आ रहा है? नहीं कि उनको अजय तक पैसा नहीं कहीं जन मिले सब। नहीं वो तो वो विषय आज भी लगातार धान तुलना वो है, कितने किसान बैठे, किसी का धान नहीं है। वो विषय अलग है। अगर वो ऐसी कोई कठिनाई आ रही है तो उसके लिए मुख्यमंत्री से बात की जाएगी, जो हम तो सबका धान खरीद ही रहे हैं और MSP पर ही खरीद रहे हैं। वो व्यवस्था राज्य में सुधारना चाहिए। बाकी जी जो बिल है ठीक है, पर हमारा मन ये है कि जो हमारे किसान बैठे हैं ना ये बॉर्डरों पे, हम तो सब किसान हैं, हम किसी के बहकावे से नहीं आए, किसी के कहने से नहीं आए। हमें हमारे स्टेट के, हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड के किसानों ने कहा, रोज हम टेलीविजन पे ये देख रहे हैं कि जाके चर्चा करो, उससे मामला निपटेगा। हम आपसे यही प्रार्थना, यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो किसान बैठे किसी तरीके से चर्चा करके, किसी तरीके से देखिए, दरअसल आप देख रहे हो उनसे चर्चा हो रही है। मतलब ये कि वकील साहब ने कहा कि बिल ठीक है, उनको देख के हमारे जितने किसान हैं सबको तो सरकार वापस तो लेगी नहीं। दिक्कत क्या है, उसमें जो किसान हैं वो हो गए कमजोर, वामपंथी हो गए कागज पर। तो जो एक्चुअल किसान है वो बेचारे फैसला ही नहीं कर पा रहे। दिक्कत सबसे बड़ी है, और इसलिए फैसला नहीं हो रहा। कुल मिला के हम लोगों ने उनसे बात करने के बाद, आप सबने टीवी पे देखा होगा, उनकी बहुत सारी बातें मान भी ली। वो APMC को सुरक्षित चाहते थे, तो हम लोगों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का भी उनको अवसर दे दिया है। वो चाहते थे कि SDM के बजाय न्यायालय में भी जाने का मौका मिलना चाहिए, तो वो भी उनको कह दिया है। पराली वाले एक्ट की बात कही तो उस मामले में भी कह दिया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में कही तो उस मामले में भी उनको कह दिया है। तो जो किसान की तकलीफ है वो सरकार ने एड्रेस कर दी। अब किसान की समस्या के अतिरिक्त अगर वो भीमा गोरेगांव चौपाटी पर जो दंगा हुआ, दिल्ली में जो दंगा हुआ, उनके आरोपियों को रिहा करने वाली बात कोई करेगा तो कौन सी सरकार मान लेगी, बताओ आप, है कि नहीं? तो इसलिए हम तो किसान हैं, हम तो किसानों के साथ संतुष्टि है कि जो आपका हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, हमारी सरकार अपनी सरकार है। तो इसलिए देखिए, आप इस बात को जानते हो कि सामान्य तौर पर किसी आंदोलन से जूझना ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। लेकिन अगर सरकार बात कर रही तो सिर्फ इसीलिए कर रही है, उसमें कुछ किसान भी हैं। अगर किसान नहीं होते तो शायद इन लोगों को बात ही नहीं करते। भाई आपने देखा इतने दिन तक शाहीन बाग पर लोग बैठे रहे, कोई गया बात करने, बैठे रहे। लेकिन यहाँ किसान भी हैं और ये सरकार किसानों की है। इसलिए इस सरकार की कोशिश है कि किसानों की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करके और किसान राजी हो जाएं, चले जाएं, और जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं वो लोग आंदोलन को प्रभावित न कर पाए। और मुझे, मैं रोज़ रजेवाल जी से बात करता हूँ, डडेवाल जी से बात करता हूँ, लखेवाल जी से बात करता हूँ, दर्शन पाल से बात करता हूँ, और उन लोगों ने काफ़ी नियंत्रित करके भी रखा है आंदोलन को, मतलब इधर उधर नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो लोग निर्णय में हैं वो कुल मिला के ये आ जाते हैं कि नहीं भाई, क्लॉज पर कोई बात नहीं, अच्छा है बुरा कुछ नहीं, कानून ख़त्म करो। अब ये कानून ख़त्म करो वाली बात उन लोगों की है जो किसान हैं।
जिनका किसानी से कोई लेना देना है। इसलिए झंझट चल रहा है। अभी वार्ता का एक आध दौर और होगा तो उसमें से हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है। मैं तो कई 6 दौर की बातचीत तो हो ही चुकी। अब आज रात को और बातचीत होगी, फिर उसके बाद एक आध 2 दिन में बैठेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि कुल मिला के सब लोग सदमार्ग पर चलें। हमारी भी समझाइश ऐसी होनी चाहिए और हम मीडिया को भी इस दृष्टि से पॉजिटिवली बोलें। और कुल मिला के जो कानून है वो अंततोगत्वा किसान के भले के लिए ही है। एक उदाहरण मैं आपको और देके बात को समाप्त करूँगा। रात हो रही है, आपको लंबा जाना भी है। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के जीडीपी में 50% का योगदान खेती का था। धीरे धीरे खेती का योगदान कम होता गया, बाकी चीज़ों का योगदान बढ़ता गया। ये इसलिए हुआ कि बाकी सारे सेक्टर पर रिफॉर्म किए गए, नए नए कानून बनाए गए, नई नई सुविधाएं दी गई। खेती के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म आया ही नहीं, वकील साहब तो अच्छे से जानते हैं। और रिफॉर्म और निवेश, कोई भी चीज अधिक लाभप्रद तब बनती है जब उसमें निजी निवेश का प्रवेश हो। आज इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई, रियल एस्टेट क्यों डेवलप हुआ, ये इसीलिए हुआ कि निजी निवेश उन सेक्टरों में गया तो वो सेक्टर ग्रो हुए, उस सेक्टर की आमदनी बढ़ी और वो सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ा। आज देखो आप कि कुल मिला के जो निजी निवेश है वो एक तौर से खेती में जीरो है। कोई बड़े किसान है तो थोड़ा बहुत अपना व्यवस्था कर ले, छोटा किसान तो खुद कुछ भी निवेश कर नहीं सकता, उसके पास इतना पैसा ही नहीं होगा। और दूसरा, सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं जिसके कारण निजी निवेश वहाँ तक जा सके। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बटाई वाला मामला नहीं है कि धान की और गेहूं की खेती करें। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, ज़्यादा से ज़्यादा किसान टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करें। और एफपीओ के माध्यम से वो चाहे तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी अपना वहीं डाले। तो अगर प्रोसेसिंग भी वहीं होगी तो अभी हम देखते हैं कि भाई हमारी फसल होने पौने में चली जाती है और प्रोसेसिंग होके वो लाखों में बिकती है। तो प्रोसेसिंग और किसान दोनों नज़दीक होंगे तो उसका फायदा किसान को ही मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। जिला स्थान पर जहाँ बड़ी मंडी है वहाँ तो वेयर हाउस बन जाता है, गांव में तो वेयर हाउस बनता नहीं। आप अपनी फसल को अगर 2 महीने रोकना चाहो तो रखो कहाँ। ये 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इसलिए है कि गांव-गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचे, जिससे किसान जब चाहे तब अपना माल बेच सके, जितना चाहे दिन चाहे रोक सके। दूसरा, पहले केसीसी का 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था। अभी मोदी जी ने तय किया है कि केसीसी के माध्यम से किसान को 15 लाख करोड़ रुपया दिया जाए, जिससे साहूकारों से मुक्ति किसान को मिल सके। अभी फरवरी में हम लोगों ने अभियान शुरू किया था और बीच में लॉकडाउन हो गया और ये सब कोविड का संकट आ गया, तो भी अभी पिछले 15 दिन के आंकड़े मैंने लिए थे, तब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नया केसीसी दिया गया है और 1 लाख करोड़ रुपया बैंक से निकल के किसान की जेब में पहुंचा। तो केसीसी को भी परिमार्जित कर रहे हैं, हर किसान को केसीसी मिल जाए, 7 लाख की जगह 15 लाख करोड़ रुपया किसान को मिल जाए, तो इससे बिचौलियों से किसान को मुक्ति मिले। तो एक तरफ एमएसपी को 1.5 गुना करना, फिर एफपीओ बनाना, फिर 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डालना, 15 लाख करोड़ रुपया केसीसी के माध्यम से किसान को देना, तो चौतरफा प्रयास हो रहा है। एक प्रयास नहीं की, कई कोनों से प्रयास हो रहा है जिससे कि किसान हमारा सबल बने।
तो इस दृष्टि से मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। आप चूंकि प्रेस के लोगों को भी लगता होगा कि आप लोग आए हो तो आप लोगों से कुछ बात वो करना चाहेंगे, तो आप सब लोग भोजन हुआ कि नहीं आपका? हो गया ना? चलो बहुत बढ़िया।